So, hello guys, welcome to OTS. This is the video for international relations playlist for CUET examination जो कि आपका जून के पहले हफ्ते में होगा. उसके फॉर्म्स पीजी के लिए भी नहीं आए. जब आए जाएंगे तब आएंगे फॉर्म, तब हम तब आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे आपको. तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, इंटरनेशनल रिलेशंस का अगला वीडियो. सो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो लिखे हुए हैं मैंने पीछे, जैसे कि आपको दिख रहा है. इसमें ये टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा और अगले वीडियो से यूरोप एंड वर्ल्ड वॉर्स की हिस्ट्री जो है चालू हो जाएगी. इंटरनेशनल रिलेशन सही मायने में चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा. अभी ये जो बेसिक्स मैं आपको खत्म करवा रहा हूँ, उनका ये आखिरी क्या कहना चाहिए हिस्सा है, आखिरी पार्ट है. ओके, सो यहाँ मैंने जो पीछे टर्म्स लिख रखे हैं, वो पहला टर्म क्या है? स्ट्रेटजी ऑफ डंपिंग, है ना. दूसरा क्या है? एशियन ड्रैगन्स, देन एशियन कप्स एंड एशियन टाइगर्स. तीसरा है ब्राउन एंड ब्लू वाटर नेवी. उसके बाद है एनएसपी, दैट इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. उसके बाद है थ्री वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाट इज थ्री वर्ल्ड ऑर्डर एंड ऑल. और आखिरी का जो टॉपिक है वो है वाइड शिपिंग एग्रीमेंट, है ना. तो ये सारे टॉपिक्स हैं. तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है स्ट्रेटेजी ऑफ डंपिंग. ये टॉपिक इसलिए न्यूज में है और इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI प्रोजेक्ट, उससे जो हिस्से हैं कई सारे, जैसे सिल्क रोड इनिशिएटिव है, देन मैरीटाइम इनिशिएटिव है ना. और पाकिस्तान में जो है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसके ये हिस्से हैं. तो मैं यहाँ बताऊंगा कि बेसिकली ये है क्या, स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस है ये, और ये डंपिंग की स्ट्रेटेजी वो क्या होती है. देखिए चाइना का क्या है, चाइना का जो प्रोडक्शन है, जो उसके लिए खुद की जरूरी है, अपने देश के लिए चाहिए, वो पूरा हो चुका है. चाइना इकोनॉमिकली सैचुरेट हो चुका है ना. अब जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है वो सरप्लस में हो रहा है. और ये चाइना ने गलती कर दी थी 10 साल पहले कि सरप्लस में प्रोडक्शन कर लिया था. अब सरप्लस का प्रोडक्शन घटाने के लिए कम से कम जो है 50 साल लगते हैं, है ना. तो चाइना ने सैचुरेट हो गया खुद तो, लेकिन सरप्लस उसके पास पड़ा हुआ है. अब वो सरप्लस और देशों में प्रोवाइड कर रहा है. किस स्कीम के नाम पर? BRI के नाम पर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर. और देशों में जो अपना जो प्रोडक्ट है, जो अपना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, वो डंप कर रहा है ना. तो इसके चाइना को दो फायदे हैं. एक तो चाइना जो जिस देश में भी एक्सपोर्ट कर रहा है, डंप कर रहा है, उसकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस गुड्स से रिलेटेड वो खा जाएगा. यानी कि अपने ऊपर रिलायंस बना लेगा उस सामने वाले देश की. जैसे सीपैक के थ्रू अगर पाकिस्तान में चाइना कुछ भी माल एक्सपोर्ट करता है या वहां जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है या इंफ्रा बनाता है, तो कंपनी भी अपनी भेजेगा, फिर उनसे पैसे भी लेगा पाकिस्तान से, वर्कर्स भी अपने भेजेगा, है ना. तो क्योंकि अपने सैचुरेट हो चुका है, तो ये बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है सामान. तो उस देश को क्या दिक्कत होगी? उसके यहाँ इंफ्रा तो बन रहा है, लेकिन उसके यहां से करेंसी जा रही है ना. और चाइना जो है वो डॉलर्स में नहीं लेता, वो अपनी करेंसी में लेता है, येन में, सॉरी युआन में लेता है. तो चाइना के पास जो करेंसी जा रही है, यानी कि इस देश से जा रहा है और चाइना को पूरा पूरा मिल रहा है. और दूसरी बात ये है कि चाइना खुद पर रिलायन कर लेगा सामने वाले देश को, यानी कि उसकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो खत्म हो जाएगी. इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ डंपिंग. और इसका इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए. किस चीज के लिए? इकोनॉमिक डोमिनेंस. इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए. अब अगला है एशियन टाइगर्स, देन कब्स एंड देन ड्रैगन. ये देशों की कैटेगरी बांटी गई है एशिया में. एशियन ड्रैगन्स बोलते हैं हम चाइना को और हांगकांग को, ठीक है. एशियन कप्स बोलते हैं हम मलेशिया को, इंडोनेशिया को एंड थाईलैंड को. अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये इनकी इकोनॉमी के आधार पर किया गया है पूरी तरीके से. इनकी जो इकोनॉमी है उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया और नाम दिए गए हैं. सो ड्रैगन हो गया चाइना और थाईलैंड, सॉरी चाइना और हांगकांग. देन कब्स हो गए मलेशिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, है ना. अब आते हैं एशियन टाइगर. एशियन टाइगर कौन कौन है? अब सी, एशियन टाइगर्स में जिन जिन देशों का नाम था वो थे जापान, देन साउथ कोरिया, देन ताइवान, देन अगेन हांगकांग एंड देन सिंगापुर. ये देश थे, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग एंड सिंगापुर, ये इसमें है.
सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एशियन टाइगर में कौन कौन है, कब्स में कौन कौन है और ड्रैगन में कौन कौन है। ठीक, अब तीसरा टॉपिक है ब्राउन एंड ब्लू वाटर नेवी। देखिए इसमें फर्क क्या, ब्राउन वाटर नेवी जो होती है ना, इसका मतलब हम उस देश की नेवी की बात कर रहे हैं जिस पर एयरक्राफ्ट कैरियर की थोड़ी सी कमी है, जैसे इंडिया पे केवल एक ही है, चाइना पे 3 है, और जो अपने टेरिटोरियल वाटर्स की रक्षा करती है, अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो, वो क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा कभी जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा टॉपिक। अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की रक्षा करती है, उसको कहते हैं ब्राउन वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी क्या होती है, जिसके पास जो ये एयरक्राफ्ट सबमरीन होती हैं जो, या जो ये जो इंडिया पे एक ही है, चाइना पे 3 है, मैंने बताया आपको जैसे, तो ये इंटरनेशनल वाटर्स में जाके ऑपरेशन करती हैं, उनको कहते हैं ब्लू वाटर नेवी। बेसिकली जिनका डोमिनेंस इंटरनेशनल वाटर्स में भी होता है एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से, उनको कहते हैं ब्लू वाटर नेवी। जो केवल अपने टेरिटरी में गार्ड करती हैं, जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कमी होती है, उनको कहते हैं ब्राउन वाटर नेवी। इंडिया भी ब्राउन वाटर नेवी की कैटेगरी में आता है, यूएसए ब्लू वाटर नेवी की कैटेगरी में आता है, चाइना ब्लू वाटर नेवी बनने की कोशिश कर रहा है, अभी वो ब्राउन वाटर नेवी है, बट धीमे धीमे इंडियन ओशन में, देन साउथ चाइना सी में, तो धीमे धीमे अपने पैर पसार रहा है वो, और ब्लू वाटर नेवी बनने की फिराक में है, उसमें उसकी जद्दोजहद में लगा हुआ है। देन अगला टर्म है थ्री वर्ल्ड ऑर्डर। नाउ व्हाट इज दिस थ्री वर्ल्ड ऑर्डर? सी, थ्री वर्ल्ड ऑर्डर का जो टर्म था वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर्स के बाद दिया गया था, जहां पर जो फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर के देश, अब क्योंकि यूरोपियंस ने दिया था तो उन्होंने आगे अपने आप को रखा, तो फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर जो कैपिटलिस्ट देश है, जिनको बताया जाता है, इन लोगों ने डिफाइन किया था कि जो डेवलप्ड कंट्री है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से फायदा हुआ है, वो डेवलप्ड हो चुके हैं, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर में आते हैं, यानी कि लगभग पूरा वेस्ट। उस समय का जो जर्मनी था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, तो ईस्ट जर्मनी को हटा के और ईस्ट यूरोप के देशों को हटा के बाकी पूरे जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर में आते थे। सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर था जो कम्युनिस्ट थे, यूएसएसआर था, देन चाइना था, देन ईस्ट जर्मनी था, और भी जो कम्युनिस्ट देश थे जो ईस्ट यूरोप के और देश थे जिन पर यूएसएसआर का प्रभाव था, तो वो सब सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर में आते थे। थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो ना कैपिटलिस्ट थे ना कम्युनिस्ट थे, जो नाम के देश थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो सम्मिलित थे, जिसमें कि इंडिया भी आता था, तो ये थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर में उन्होंने डिवाइड कर दिए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर कैपिटलिस्ट, सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर कम्युनिस्ट, एंड थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर नॉन अलाइंड कंट्रीज, जो ना यहां है ना वहां है ना। तो ये फर्क था तीन वर्ल्ड ऑर्डर में। अब अगला जो इसमें टर्म है वो है एनएसपी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब मैंने जो पहला वीडियो बनाया था ना, उसमें समझाया था मैंने आपको एक सिस्टम अलायंस का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, अलायंस, देन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, है ना। तो ये सारे मैंने आपको बताए थे, उसमें ही मैंने बताया था कि एनएसपी क्या होता है। जब भी कोई देश सामने वाले देश को अलायंस प्रपोज करता है, इसका मतलब कि वो उसको प्रोटेक्शन देगा और सामने वाला देश जो है ना, उसका मार्केट एक्सेस मिलेगा कंट्री ए को जिसने अलायंस प्रपोज किया है। तो क्योंकि कंट्री ए जिसने अलायंस प्रपोज किया है वो सिक्योरिटी देगा, है ना, वो इसको रक्षा देगा, इसको रक्षा करेगा, तो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाता है ना। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है कि मैं सिक्योरिटी आपको दे रहा हूं, आपका मार्केट का एक्सेस मुझे चाहिए। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, अमेरिका जो है ना वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है नाटो के थ्रू, यूएसएसआर वार्सो पैक्ट के थ्रू नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हुआ करता था, है ना। तो अलायंस जब भी शब्द सुनेंगे आप, तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अलायंस के नीचे ही एक टर्म आती है, ये याद रखिएगा। अलायंस का मतलब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कोई होगा और दूसरा कोई देश होगा जो मार्केट एक्सेस दे चुका होगा। अच्छा, इंडिया ने आज तक कभी अलायंस नहीं किया है इस तरीके का एनएसपी वाला, उसने दूसरे तरीके का अलायंस किया, मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर नंबर 1 में, आप वहां जाके देख लीजिएगा, है ना। अगला है व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट। क्या है व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट? व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट क्या होता है? जब भी किसी और देश का कोई पेट्रोलिंग वेसल या फिर कोई शिप या कुछ भी जो मैरीटाइम ट्रैवल का साधन है, वो किसी और देश के टेरिटोरियल वाटर्स में आता है, तो वो दोनों देश कम्युनिकेट कर लेते हैं, आपस में बता देते हैं कि मेरा ये जो है पेट्रोलिंग वेसल या कुछ भी आपके टेरिटोरियल वाटर्स में आने वाला है, तो उसका ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप पहचान ना पाए, उसके बाद आप मिसअंडरस्टैंडिंग में उसको पकड़ लें, या मान लीजिए फायरिंग वगैरह कर दें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर्स में कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन लीड टू एडवेंचर्स, दैट इज कंफ्लिक्ट। वॉर और कंफ्लिक्ट में फर्क समझाया था ना मैंने अपने इससे पिछले वाले वीडियो में, तो वही मैंने उसमें बताया था आपको कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए उससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है,
तो उससे बचने के लिए मैरीटाइम लेवल पर आपस में देश सामंजस्य में रहते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं वाइड शिपिंग एग्रीमेंट, यानी कि मेरा जहाज आपके टेरिटोरियल वाटर्स में आ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि हमने परमिशन आपसे ले ली है। ये इंडिया भी करता है, दुनिया के साथ बाकी जो ममालिक हैं, बाकी मुल्क हैं, वो भी आपस में करते हैं, है ना। तो ये सारे टर्म्स थे आज के लिए। यहाँ आपके बेसिक टर्म्स खत्म होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। अगले वीडियो से मैं वर्ल्ड वॉर की कहानी और मिडाइवल यूरोप की कहानी शुरू करूंगा, जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू होती है बिल्कुल। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, और मुझे उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। आई होप टू सी यू अगेन। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पढ़ते रहिए। जय हिंद।